नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर 2025 है और हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, सीटेट के 2026 की तैयारी। हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जिसे हजारों उम्मीदवारों के अनुभव के बाद तैयार किया गया है। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गाइड में क्या लिखा है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर साल लाखों उम्मीदवार जो वाकई में मेहनत करते हैं वो इस परीक्षा में क्यों अटक जाते हैं। क्या वो कम पढ़ते हैं या उनके पढ़ने के तरीके में ही कोई बुनियादी गड़बड़ है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इस गाइड का सार मतलब जो निचोड़ है वो इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अक्सर उम्मीदवार जानकारी के ढेर के नीचे दब जाते हैं लेकिन रणनीति को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमारी चर्चा का मकसद इसी गाइड से उन रणनीतिक मोतियों को निकालना है जो सिर्फ पास नहीं कराते बल्कि तैयारी के पूरे अनुभव को तनाव मुक्त और असरदार बनाते हैं। हम क्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि हर उम्मीदवार अपनी तैयारी का ड्राइवर खुद बन सके। बिल्कुल, तो चलिए इस गाइड की मदद से सीटेट की इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से जिसे गाइड पहली ही लाइन में तोड़ता है, परीक्षा का स्वभाव। इसमें कहा गया है कि सीटेट एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, कंपटीशन नहीं। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, पर क्या असल में इसका इतना गहरा असर पड़ता है? असर, मैं कहूंगा कि यही वो नींव का पत्थर है जिस पर या तो एक मजबूत इमारत खड़ी होती है या फिर पूरी तैयारी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। आप सोचिए, जैसे ही कोई कंपटीशन शब्द सुनता है दिमाग में क्या आता है? रेस, दूसरों को पछाड़ना, टॉप करना, मेरिट लिस्ट। ये सोच अपने साथ लाती है तनाव, घबराहट और हर किसी से अपनी तुलना करने की आदत। सीटीईटी में ये सब करना ही नहीं है। यहाँ आपको किसी से आगे नहीं निकलना, बस एक लाइन को पार करना है। हाँ, जनरल के लिए 150 में से 90 अंक। बिल्कुल, बस उतना ही। लेकिन एक तर्क ये भी आता है कि थोड़ा कंपटीशन का भाव हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अगर सिर्फ 90 नंबर का सोचेंगे तो कहीं 89 पर ही ना अटक जाएं। इसीलिए गाइड में भी 100 से ज्यादा का लक्ष्य रखने को कहा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मानसिकता का एक बारीक फर्क समझना होगा। 100 प्लस का लक्ष्य रखना एक सेफ्टी नेट बनाने जैसा है, ना कि टॉप करने की दौड़ में शामिल होना। जब आपका लक्ष्य 100 प्लस होता है तो आप मुश्किल पेपर या किसी एक सेक्शन के बिगड़ जाने की स्थिति में भी आप 90 की लाइन के पार सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब आप टॉप करने का सोचते हैं तो आपकी रणनीति बदल जाती है। आप हर सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल सवालों पर जरूरत से ज्यादा समय लगाते हैं और तुक्केबाजी का सहारा लेते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो क्वालिफाइंग वाली मानसिकता है ये सीधे सीधे परीक्षा हॉल में सवाल हल करने के तरीके पर असर डालती है? बिल्कुल, सीधे सीधे। और यहीं से एक और बड़ी रणनीति निकलती है जिसे गाइड में बताया गया है। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड। जब आपको टॉप नहीं करना, सिर्फ पास होना है, तो हर सवाल पर तुक्का मारकर 150 सवाल छूने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप 120-130 सवाल ही करें, पर यकीन के साथ करें। यही है क्वालिफाइंग मानसिकता को एक्शन में लाना। आपका काम मुश्किल सवालों से लड़ना नहीं, बल्कि आसान और औसत सवालों को ढूंढकर उन्हें सही करना है। 90 नंबर तो वहीं से आ जाएंगे ना। ये तो सच में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यानी पहली जीत दिमाग में होती है, एग्जाम हॉल में नहीं। तो एक बार जब ये डर और गलतफहमी दिमाग से निकल गई तो अगला कदम क्या होना चाहिए? भाई इतने सारे विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, ईवीएस, कहाँ से शुरू करें? और यहीं ज्यादातर उम्मीदवार दूसरी बड़ी गलती करते हैं। वो अपने पसंदीदा या सबसे आसान विषय से शुरू करते हैं, जबकि गाइड एक मास्टर की बात करता है। एक ऐसा सेक्शन जो बाकी सभी सेक्शन के ताले खोलता है, और वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी सीडीपी। सीडीपी, ये तो 30 नंबर का सेक्शन है, यकीनन जरूरी है, पर ये मास्टर की कैसे हुआ? इसे ऐसे समझिए कि सीडीपी आपकी तैयारी का ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी विषय जैसे गणित, भाषा, ईवीएस उसके एप्लीकेशंस हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सीडीपी मजबूत है तो सारे एप्लीकेशंस बहुत स्मूथ चलेंगे। इसके 30 सवाल तो सीधे आते हैं, लेकिन इसका असली जादू पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के सवालों में दिखता है, जो हर दूसरे सेक्शन में 15-15 नंबर के होते हैं। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, पर क्या आप इसे किसी असली उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए मैं गणित का एक सवाल हल कर रही हूँ, तो उसमें सीडीपी की समझ मेरी मदद कैसे करेगी? बहुत बढ़िया सवाल। मान लीजिए गणित में एक सवाल आता है
कि एक तीसरी क्लास की टीचर बच्चों को भिन्न मतलब फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाना चाहती है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन हो सकते हैं ए, ब्लैक बोर्ड पर भिन्न की परिभाषा लिखना, बी, बच्चों को बहुत सारे सवाल हल करने देना, सी, कागज को मोड़कर या सेब के टुकड़े करके भिन्न को दिखाना, या डी, उन्हें भिन्न का चार्ट याद करने को देना। जाहिर है ऑप्शन सी सबसे अच्छा लग रहा है। ये प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, लेकिन क्यों? इसका जवाब सीडीपी में है। जॉन पियाजे का सिद्धांत कहता है कि इस उम्र के बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, यानी वो ठोस देखी दिखाई चीजों से बेहतर सीखते हैं, न कि अमूर्त परिभाषाओं से। जिसे सीडीपी की एक गहरी समझ है, वो जानता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। उसके लिए ये गणित का नहीं बल्कि बाल मनोविज्ञान का सवाल है। वो बिना सोचे समझे सही जवाब चुन लेगा। इस तरह सीडीपी की समझ आपको भाषा, गणित, ईवीएस के लगभग 45-50 पेडागॉजी सवालों में सीधे सीधे मदद करती है। तो असल में सीडीपी का वजन 30 नहीं 75-80 नंबर का है। अब बताइए, ये मास्टर की हुई या नहीं? ये तो वाकई एक अहम मोमेंट है। अब समझ आया कि सीडीपी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह सोचने का नजरिया है। तो इस नजरिए को विकसित करने के लिए रोज की पढ़ाई का रूटीन कैसा होना चाहिए? गाइड में 4-5 घंटे के एक डेली प्लान का जिक्र है, जो कुछ यूं है: 1.5 घंटा सीडीपी, 1 घंटा भाषा, 1.5 घंटा मुख्य विषय और आखिर में 30 मिनट रिवीजन और एमसीक्यूज के लिए। हाँ, और पहली नजर में ये प्लान बहुत सीधा साधा लगता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी मनोवैज्ञानिक बनावट में है। मनोवैज्ञानिक बनावट, वो कैसे? कई टॉपर्स तो 10-12 घंटे पढ़ने की सलाह देते हैं। क्या ये 4-5 घंटे काफी हैं? ये एक और जाल है। सीटीईटी के ज्यादातर उम्मीदवार या तो गृहिणियां होती हैं या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। उनके लिए 10 घंटे का प्लान बनाना मतलब पहले दिन से ही असफलता को न्योता देना है। ये 4-5 घंटे का प्लान प्रैक्टिकल है, जिसे लगातार निभाया जा सकता है, और सफलता का राज घंटों में नहीं निरंतरता में है। लेकिन इस प्लान का असली हीरो मेरे हिसाब से वो आखिरी 30 मिनट का स्लॉट है। रिवीजन और एमसीक्यूज वाला? जी हाँ, हमारा दिमाग पढ़ी हुई चीजों को बहुत तेजी से भूलता है। अगर आप दिन भर नया पढ़ते जाएंगे और पुराना दोहराएंगे नहीं, तो हफ्ते के अंत में सब धुंधला हो जाएगा। ये 30 मिनट का डेली रिवीजन स्पेस्ड रेपिटेशन के सिद्धांत पर काम करता है। ये पक्का करता है कि जो पढ़ा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। और एमसीक्यूज, वो ज्ञान को लागू करने की कला है। रोज 15-20 सवाल भी हल करना आपके दिमाग को परीक्षा के पैटर्न के लिए तैयार करता है। ये 30 मिनट सीमेंट की तरह हैं, जो दिन भर लगाई गई ईंटों मतलब ज्ञान को मजबूती से जोड़ते हैं। यानी थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो और उसे पक्का करते हुए आगे बढ़ो। ये बात मुझे अगले बड़े सवाल पर लाती है। पढ़ना क्या है? स्टडी मटेरियल का बाजार तो एक मायाजाल जैसा है। गाइड एक मंत्र देता है, एनसीईआरटी इज योर बाइबल। लेकिन कई छात्र कहते हैं कि एनसीईआरटी की भाषा बहुत सरल है, उससे तैयारी पूरी नहीं होती। वे मोटी मोटी गाइड बुक्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इस सोच में क्या गड़बड़ है? ये आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी है, सूचना का विस्फोट। छात्रों को लगता है कि ज्यादा किताबें मतलब ज्यादा ज्ञान, जबकि सीटेट के मामले में ये उल्टा है। पेपर बनाने वाला ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितनी भारी भरकम थियरी पता है, वो ये देखना चाहता है कि आप कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को उसकी किताब कैसे पढ़ाएंगे। और इसका सोर्स तो एनसीईआरटी हो सकता है, कोई प्राइवेट गाइड बुक नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सवाल सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं? नहीं, यही तो खेल है। सवाल लाइनों से नहीं, लाइनों के पीछे की सोच से आते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। कक्षा 4 की ईवीएस की किताब आसपास में एक चैप्टर है, बदलता परिवार। उसमें बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है कि वे अपनी माँ या दादी से पूछें कि जब वे उनकी उम्र की थी तो उनका परिवार कैसा था। अब ये एक सामान्य सी एक्टिविटी लगती है, लेकिन सीटेट में इस पर सवाल कैसे बनेगा? सवाल होगा, कक्षा 4 में बदलता परिवार अध्याय में इस गतिविधि को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ऑप्शन होंगे: ए, छात्रों का मनोरंजन करना, बी, इतिहास की जानकारी देना, सी, छात्रों को अपने जीवन के अनुभवों को वर्तमान और अतीत से जोड़ने का अवसर देना, और डी, परीक्षा के लिए तथ्य याद करवाना। साफ है कि सी सही जवाब है। ये बच्चों को उनके अनुभव से जोड़ रहा है। बिल्कुल, पर यह जवाब आपको किसी गाइड बुक में नहीं मिलेगा। ये समझ तब आएगी जब आप एनसीईआरटी को एक शिक्षक की नजर से पढ़ेंगी, ना कि एक छात्र की तरह। आप हर एक्टिविटी और हर तस्वीर के पीछे का शैक्षणिक उद्देश्य समझने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनर यही समझ परखना चाहता है। इसलिए एक अच्छी रेफरेंस बुक रखिए,
लेकिन आपकी तैयारी का केंद्र एनसीईआरटी और पिछले सालों के प्रश्न पत्र यानी पीवाईक्यूज ही होने चाहिए। और पीवाईक्यूज का तो गाइड में बहुत जोर शोर से जिक्र है, उन्हें गेम चेंजर कहा गया है। पर पीवाईक्यूज तो सभी हल करते हैं, फिर इसमें नया क्या है? हल करने के तरीके में फर्क है। ज्यादातर लोग पीवाईक्यूज को एक टेस्ट की तरह हल करते हैं। सवाल पढ़ा, जवाब देखा, स्कोर गिना और हो गया। गाइड कहता है कि पीवाईक्यूज को एक जासूस की तरह देखो। हर सवाल को ऐसे हल करो जैसे आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। खुद से पूछो, उसने यही 4 ऑप्शन क्यों दिए? वो किस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहता है? सबसे उपयुक्त और सही में क्या फर्क है? ये सबसे उपयुक्त वाला पॉइंट तो बहुत परेशान करता है। कई बार 2 या 3 ऑप्शन सही लगते हैं। और यही सीटीईटी का असली खेल है। वो जानना चाहता है कि क्लासरूम की असली स्थिति में आप सबसे बेहतर फैसला कौन सा लेंगे। जब आप पीवाईक्यूज का इस तरह से विश्लेषण करते हैं तो आप पैटर्न पकड़ने लगते हैं। आपको पता चलता है कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, एनसीएफ 2005, आरटीआई एक्ट, ये सब एग्जामिनर के पसंदीदा टॉपिक हैं। ये आपको एक एक्सरे विजन देता है कि पेपर कैसा आने वाला है। ये मेहनत को सही दिशा देना है, जिससे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। पीवाईक्यूज के बाद आता है मॉक टेस्ट का नंबर। गाइड में एक बड़ी सख्त हिदायत है, सिलेबस पूरा होने के बाद ही मॉक दे और स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एग्जाम में तो समय का ही दबाव होता है। ये सलाह भी उसी क्वालिफाइंग मानसिकता से जुड़ी है। मॉक टेस्ट का मकसद स्कोर दिखाकर खुश या दुखी होना नहीं है। उसका मकसद है अपनी कमियों का पता लगाना। वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराता है। अगर आप बिना सिलेबस पूरा किए मॉक देंगे तो कम नंबर आना तय है और उससे सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तब मॉक दें और हर गलत हुए सवाल का पोस्टमार्टम करें। गलती क्यों हुई? क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या सवाल समझने में चूक हुई, या जल्दबाजी में गलत गोला भर दिया? और एक्यूरेसी वाली बात, क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छात्र हर सवाल पर तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी स्पीड का मतलब है कि आप 150 में से 130 सवाल ही करें, लेकिन इस यकीन के साथ कि उनमें से 120 सही होंगे। जल्दबाजी में 150 सवाल करके 40 गलतियां करने से बेहतर है कि शांति से 130 सवाल करके सिर्फ 10 गलतियां करें। यह रणनीति आपको शांत और फोकस्ड रखती है, जो परीक्षा पास करने के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी बातें तैयारी को एक बहुत ही स्पष्ट दिशा देती हैं। अब आखिर में गाइड में कुछ आम गलतियों और परीक्षा के दिन की तैयारी पर बात की गई है, जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यूज ना करना, या आखिरी महीने में नया टॉपिक शुरू कर देना। और ये वो गलतियां हैं जो महीनों की अच्छी तैयारी पर पानी फेर सकती हैं। मैं इसे एक काल्पनिक छात्र के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक उम्मीदवार है ए, वो बहुत मेहनती है। उसने तैयारी शुरू की। उसे डर लगा कि एक किताब काफी नहीं होगी, तो वो बाजार से 4 अलग अलग पब्लिशर्स की किताबें ले आया। अब उसका ज्यादातर समय ये तय करने में जाता है कि किस किताब से पढ़ें। फिर वो सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहा। उसे लगा कि पहले सब कुछ याद कर लूं, फिर एमसीक्यूज करूंगा। वो दिन कभी नहीं आया। परीक्षा से 1 महीना पहले किसी दोस्त ने बताया कि एक नया टॉपिक बहुत जरूरी है। घबराकर ए ने वो नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, और जो पहले पढ़ा था उसे रिवाइज करने का समय ही नहीं मिला। नतीजा, परीक्षा हॉल में उसे सब कुछ पढ़ा तो लगा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब यकीन से नहीं पता था। ये घबराहट और गलत रणनीति का नतीजा है। और परीक्षा के दिन की छोटी छोटी बातें, जैसे एडमिट कार्ड, ओएमआर शीट, ये छोटी नहीं बल्कि सबसे अहम बातें हैं। आपकी 6 महीने की मेहनत उस एक ओएमआर शीट पर टिकी है। उसे भरने में एक गलती, रोल नंबर में एक चूक और सब खत्म। पहले आसान सवालों को करना एक मनोवैज्ञानिक बूस्ट देता है। ये छोटी छोटी तैयारियां आपको उस दिन के दबाव को झेलने की ताकत देती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सीटेट ज्ञान का नहीं, बल्कि रणनीति और एक शिक्षक की तरह सोचने की मानसिकता का टेस्ट है। इसमें हार्ड स्टडी से ज्यादा स्मार्ट स्टडी काम आती है। हमने परीक्षा के स्वभाव से लेकर सीडीपी के महत्व, डेली प्लान, एनसीईआरटी की भूमिका, प्रैक्टिस के सही तरीके और आम गलतियों तक हर पहलू को छुआ। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। क्या ये सारी तैयारी सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए है, या ये एक बेहतर शिक्षक बनने के सफर का पहला कदम है? क्योंकि असली परीक्षा तो उस दिन शुरू होगी जब आप क्लासरूम में 30 बच्चों के भविष्य को आकार दे रहे होंगे। सीटेट की तैयारी अगर उस बड़ी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर की जाए तो ये परीक्षा कभी बोझ नहीं लगेगी।